अच्छा, कभी गाड़ी चलाते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक्सेलरेटर तो दबा रहे हैं, इंजन आवाज भी कर रहा है, पर पर गाड़ी उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही। हाँ, होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे पीछे खींच रही हो, और फिर अचानक ध्यान आता है, अरे हैंड ब्रेक तो थोड़ा सा लगा रह गया। बिल्कुल, और वो छोटी सी भूल पूरी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कितना भारी पड़ती है। हम्म। अब जरा सोचिए, अगर कोई जानबूझकर हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी चलाने की कोशिश करे, तो इसे क्या कहेंगे? बेवकूफी ही कहेंगे, हम्म। है ना? लेकिन आज हमारे पास जो लेख है, द फिजिक्स ऑफ फेलियर के कुछ अंश, जी। वो एक बहुत ही बेचैन करने वाली बात सामने रखते हैं। क्या? उनका कहना है कि हम में से लगभग 90% लोग जाने अनजाने में अपनी जिंदगी के गाड़ी के साथ ठीक यही कर रहे हैं। 90%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, सुनने में अजीब लगता है। चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। जी। इस लेख में एक बहुत पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल हुआ है। हमारी जिंदगी में जो भी हम अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अच्छी सेहत, मन की शांति। हाँ, खुशी, रिश्ते सुधारना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लोगों से सलाह भी लेते हैं। ये सब हमारी जिंदगी की गाड़ी का एक्सेलरेटर है। जिसे हम पूरी ताकत से दबा रहे हैं। एकदम। और दूसरी तरफ है हमारी सालों पुरानी जड़ जमा चुकी आदतें, जैसे हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जिद, कंट्रोल, हमारा आलस, हमारा अहंकार जो किसी के सामने झुकने नहीं देता, हमारी चिंता करने की आदत। ये सब वो हैंड ब्रेक है जिन्हें हम नीचे करना भूल गए हैं। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा, गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ती, बस अंदर ही अंदर इंजन जलता रहता है, हमारी जीवन ऊर्जा बर्बाद होती रहती है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी विफलता के भौतिकी पर है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो चलिए एक एक करके इन हैंड ब्रेक्स को समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक सबसे भारी और आम ब्रेक से, जिसका जिक्र इस लेख में है, नियंत्रण यानी कंट्रोल। इसे समझाने के लिए विनायक जी का एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया है। विनायक जी एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। 40 साल का अनुभव। हाँ, 40 साल तक उन्होंने एक पूरी ब्रांच को सफलतापूर्वक मैनेज किया है। अब वो रिटायर हो चुके हैं और अपने घर को भी उसी बैंक ब्रांच की तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। देखिए, विरोधाभास कितना साफ है। विनायक जी का एक्सेलरेटर क्या है? शांति। घर में शांति चाहिए उन्हें। वो है शांति। वो दिल से चाहते हैं कि घर में सुकून हो, सब खुश रहें। लेकिन उन्होंने कंट्रोल का जो हैंड ब्रेक खींच रखा है, वो इतना सख्त है कि घर का माहौल किसी प्रेशर कुकर जैसा हो गया है। मतलब? नाव का इंजन हर वक्त धुआं फेंक रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या घर में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट या अनुशासन बुरी बात है? आखिर हर घर को चलाने के लिए कुछ नियमों की तो जरूरत होती है। ये कंट्रोल की आदत समस्या कब बन जाती है? बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, समस्या मैनेजमेंट से नहीं, उसके पीछे छिपी नियत से है। अच्छा। लेख का इशारा इस तरफ है कि विनायक जी का ये व्यवहार अनुशासन स्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये रिटायरमेंट के बाद अपनी पहचान और अहमियत को बनाए रखने की एक कोशिश है। ओह, तो ये बात है। जो कुर्सी, जो अधिकार बैंक में था, वो अब नहीं है। उस खालीपन को भरने के लिए वो घर पर अपना अधिकार जमा रहे हैं। जैसा कि लेख में कहा गया है, मैनेजर की कुर्सी बैंक में ही छूट गई, उसे घर के ड्राइंग रूम तक ढोने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जब कंट्रोल का मकसद अपनी असुरक्षा को शांत करना बन जाए, तब वो एक हैंड ब्रेक बन जाता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। यानी ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि पहचान खोने का डर है। हाँ। अच्छा, नियंत्रण तो एक ऐसी चीज है जो हम दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ब्रेक तो हमारे अंदर से ही आते हैं, जो हम खुद पर लगाते हैं, जैसे सुलोचना जी के किस्से में हमें दिखता है। जी। अब आते हैं दूसरे भारी ब्रेक, आलस पर। सुलोचना जी की कहानी भी बहुत आम है। उनके घुटनों में काफी दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो रोज थोड़ी एक्सरसाइज करें तो कुछ महीनों में काफी आराम मिल सकता है। और उनकी एक दिली तमन्ना है कि वो ठीक होकर एक बार तीर्थ यात्रा पर जरूर जाएं। तो यहाँ भी एक्सेलरेटर और ब्रेक साफ दिख रहे हैं। सेहत और तीर्थ यात्रा की इच्छा उनका एक्सेलरेटर है, और वो इसके लिए रोज भगवान से प्रार्थना भी करती हैं। पर ब्रेक कहाँ लगा है? ब्रेक है आलस का, जो बहाने के रूप में सामने आता है। जैसे ही एक्सरसाइज का ख्याल आता है, घुटनों का दर्द 100 गुना ज्यादा महसूस होने लगता है। मन कहता है आज नहीं, कल से करेंगे। और वो कल कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। यहाँ एक अजीब सी कश्मकश है। सेहत भी चाहिए, पर सेहत के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी उससे भी बचना है। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ आलस कह सकते हैं?
हो सकता है उनके लिए घुटनों का दर्द इतना ज्यादा हो कि एक्सरसाइज करने का ख्याल ही डरावना लगता हो। यहाँ दर्द का डर भी तो एक एंगल हो सकता है। आपका कहना बिल्कुल जायज है और डर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन लेख का तर्क यहाँ थोड़ा कठोर लेकिन बहुत व्यवहारिक है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि सुलोचना जी के पास दो ही विकल्प है, या तो वो दर्द के साथ जीने की आदत डाल लें या फिर वो दर्द मिटाने वाली मेहनत करने की आदत डालें। दर्द तो दोनों में है, एक है कुछ न करने का, धीरे धीरे और लाचार होने का दर्द, और दूसरा है मेहनत और कसरत का शुरुआती दर्द। सही बात है। लेख कहता है कि आप आराम भी चाहें और सेहत भी, ये मुमकिन नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कौन सा दर्द मंजूर है, एक्शन का दर्द या अफसोस का दर्द। आपको चुनना पड़ेगा कि आपको कौन सा दर्द मंजूर है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। ये तो ऐसे ब्रेक्स हुए जो शायद हमारी शारीरिक आदतों से जुड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन लेख कुछ और गहरे, पुराने और जंग लगे ब्रेक्स की तरफ भी इशारा करता है, जो हमारे मन और हमारी पहचान से जुड़े हैं। हाँ, और ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि शर्मा जी का उदाहरण, वो अपने पुराने पद और अहंकार के जाम हुए ब्रेक में फंसे हुए हैं। हाँ, ये ब्रेक ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये दिखते नहीं हैं। शर्मा जी एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर थे। लोगों ने सर कहकर बुलाते थे, उनके हर फैसले पर हाँ में हाँ मिलाते थे। और अब वो रिटायर हो गए हैं। उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। वो लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका पुराना स्टेटस और अहंकार आड़े आ जाता है। वो किसी से पहले बात नहीं कर पाते। नहीं, वो किसी से पहले बात शुरू नहीं कर सकते, किसी से मदद नहीं मांग सकते। उन्हें लगता है कि इससे उनका कद छोटा हो जाएगा। तो यहाँ असली कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? सिर्फ अकेलेपन की? अकेलेपन से भी ज्यादा यहाँ वो खुशी और इंसानी जुड़ाव की कीमत चुका रहे हैं। उनका अहंकार एक ऐसी अदृश्य दीवार बन गया है जो उन्हें किसी के करीब आने ही नहीं देता। वो खुद को सही साबित करने की कोशिश में इतनी अकेले हो गए हैं कि अब उनके पास अपनी सही बातों को सुनने वाला भी कोई नहीं बचा। मतलब अहंकार हमें सबसे पहले खुद से ही दूर कर देता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा हैंड ब्रेक है जो हमें जिंदगी के सबसे खूबसूरत मोड़ यानी रिश्तों के मोड़ पर आगे ही नहीं बढ़ने देता। और एक ऐसा ही जंग लगा अदृश्य ब्रेक है चिंता, यानी एंजाइटी। इसके लिए अब्दुल भाई का जिक्र है, जिनकी कहानी शायद आज बहुत से लोगों को अपनी लगेगी। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल है। ये एक ऐसा ब्रेक है जिसने उनकी रातों की नींद ही छीन ली है। बिल्कुल। अब्दुल भाई का छोटा सा कारोबार है, वो रात दिन बस भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। अगर कल ग्राहक नहीं आए तो, अगर कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया तो, अगर बच्चे की पढ़ाई का खर्च बढ़ गया तो। उनका दिमाग हर वक्त क्या होगा अगर वाले मोड में रहता है। हर वक्त इस क्या होगा अगर के खेल की ऊर्जा कहाँ से आती है, इसका असर क्या होता है। लेख में इसके प्रभाव को समझाने के लिए एक बेहतरीन उपमा दी गई है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कड़ाके की गर्मी में कमरा ठंडा करने के लिए हीटर चला दे। क्या ये संभव है? कभी नहीं। उसी तरह मन में डर और चिंता के विचार चलाकर सुकून और शांति की उम्मीद करना भी उतना ही व्यर्थ है। कल क्या होगा, इस एक सवाल का डर आज की सोचने की, काम करने की और जीने की सारी ऊर्जा को जलाकर राख कर रहा है। चिंता एक ऐसा मानसिक हैंडब्रेक है जो आज के पल में गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं देता। और कल का रास्ता तो वैसे ही धुंधला ही रहता है। बिल्कुल। हम उस कल के लिए परेशान हो रहे हैं जो शायद वैसा हो ही ना जैसा हम सोच रहे हैं। तो चाहे वो विनायक जी का नियंत्रण हो, सुलोचना जी का आलस, शर्मा जी का अहंकार या अब्दुल भाई की चिंता, इन सब में एक बात कॉमन है, हर कोई एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों को एक साथ दबा रहा है। बिल्कुल। अब इस पूरी बातचीत को एक तार्किक नतीजे पर लाते हैं। जब आप गाड़ी में ऐसा करते हैं तो आखिर होता क्या है? जवाब बहुत साफ है और थोड़ा डरावना भी। गाड़ी तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन इंजन पर इतना जबरदस्त दबाव पड़ता है कि वो जल जाता है, खराब हो जाता है। और हमारी जिंदगी में लेख कहता है कि हमारी जीवन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी के साथ भी ठीक यही हो रहा है। ये जो अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, आगे बढ़ने की चाहत और पुरानी आदतों की मजबूत पकड़ के बीच, इसमें हमारी बेशकीमती मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा हर रोज हर पल बर्बाद हो रही है। इसीलिए हम थका हुआ महसूस करते हैं। हम थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हमें वजह भी समझ नहीं आती। वजह
यही हैंड ब्रेक है। ये एनर्जी जलने वाली बात सच में बहुत सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर अपने समय या पैसे का हिसाब तो रखते हैं, पर इस मानसिक ऊर्जा का हिसाब कोई नहीं रखता जो इस अंदरूनी खींचतान में रोजाना बर्बाद हो जाती है। और इसी विचार को लेख का एक और तर्क मजबूती देता है। वो कहता है कि अपनी दिनचर्या और अपनी आदतें बदले बिना सिर्फ सोच बदलने से या प्रार्थना करने से परिणाम बदलने का इंतजार करना वो तो भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करने जैसा है। ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। एक्शन के बिना परिणाम नहीं बदल सकता। इसे समझने के लिए कोई आसान सा उदाहरण है? एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक विद्यार्थी है जो डॉक्टर तो बनना चाहता है, लेकिन एक भी दिन मेडिकल की किताब खोलकर नहीं पढ़ता। वो बस दिन रात प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे डॉक्टर बना दो। हम उससे क्या कहेंगे? ये तो वही बात हुई कि कोई बिना जिम जाए 6 पैक एब्स की उम्मीद करे। सुनने में ही मजाकिया लगता है, पर हम अपनी जिंदगी में यही तो कर रहे हैं। सही बात है। हम अपनी पुरानी नकारात्मक आदतों और व्यवहार को छोड़े बिना मन की शांति, अच्छी सेहत और जीवन में प्रगति की उम्मीद कर रहे हैं। हम एक ही समय पर दो विपरीत दिशाओं में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो साफ हो गया कि समस्या क्या है और कितनी गहरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो उसे नीचे कैसे किया जाए? यहीं पर लेख एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात कहता है। वो कहता है कि 58 की उम्र या रिटायरमेंट की उम्र या जीवन का कोई भी ऐसा पड़ाव जहां हम खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, वो अंत नहीं है। वो गाड़ी का ब्रेक दबाकर हमेशा के लिए रुक जाने का समय नहीं है, बल्कि ये गियर बदलने का समय है। ये जिंदगी को एक नई दिशा देने का, एक नए तरीके से जीने का मौका है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम है ईमानदारी से आत्मचिंतन करना। आज हर किसी को खुद से ये पूछना होगा, मेरी जिंदगी की गाड़ी क्यों रुकी हुई है? अगर मुझे इसके एक्सेलरेटर की ताकत बढ़ानी है, इसे रफ्तार देनी है, तो मुझे सबसे पहले कौन सा हैंड ब्रेक नीचे गिराना होगा? क्या वो विनायक जी की तरह नियंत्रण का ब्रेक है? या सुलोचना जी की तरह आलस का? या शर्मा जी की तरह अहंकार का? या फिर अब्दुल भाई की तरह चिंता का? हो सकता है कोई और ही ब्रेक हो। लेकिन उस एक ब्रेक को पहचानना, उसे नाम देना, यही सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है। सही का, क्योंकि एक बार जब दुश्मन का पता चल जाए तो लड़ाई आसान हो जाती है। विकल्प हमारे सामने साफ हैं, जैसा कि हमने इन उदाहरणों में देखा। सवाल अब चुनाव का है। चुनाव का? क्या हमें विनायक जी की तरह नियंत्रण चाहिए, या फिर वो सुकून और शांति जो नियंत्रण छोड़ने से मिलती है? क्या हमें सुलोचना जी की तरह आलस और दर्द के साथ जीना है, या फिर मेहनत करके एक निरोगी शरीर पाना है? फैसला हर किसी को खुद करना है। बिल्कुल। और लेख का अंतिम आह्वान बहुत शक्तिशाली और सीधा है। वो कहता है कि इंतजार मत कीजिए, किसी मुहूर्त का, किसी नए साल का या किसी और के बदलने का इंतजार मत कीजिए। आज ही, अभी अपनी कोई एक सबसे पुरानी और नुकसानदेह आदत का त्याग करने का संकल्प लीजिए। सिर्फ उस एक हैंड ब्रेक को थोड़ा सा नीचे गिराइए और देखिए कि आपकी जिंदगी की गाड़ी कैसे थोड़ी सी आगे बढ़ती है। ये एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत को समाप्त करने के लिए लेख में एक बहुत ही कमाल का विचार दिया गया है, जो कहता है रिटायरमेंट नहीं, रीअलाइनमेंट। रिटायरमेंट नहीं, रीअलाइनमेंट। मतलब ये सेवानिवृत्ति का नहीं, बल्कि खुद को जीवन की नई सच्चाइयों के साथ फिर से संरेखित करने का, एक नई दिशा तय करने का समय है। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। हाँ। इस विचार को थोड़ा और गहरा करते हैं और एक अंतिम सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। जरूर। अगर आपकी जिंदगी एक गाड़ी है, तो ये बुरी आदतें सिर्फ हैंड ब्रेक नहीं है, ये वो धूल भी है जो सामने के शीशे पर, विंडशील्ड पर जम गई है, जिसके कारण आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। रास्ता धुंधला गया है। हो सकता है रास्ता बहुत खूबसूरत हो, पर धूल के कारण हमें सिर्फ धुंध दिख रही है। तो आज अपनी यात्रा को साफ साफ देखने के लिए आप अपने शीशे पर से कौन सी धूल हटाने का फैसला करेंगे?